हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंच चुके हैं। कल शाम करीब 5:30 बजे प्रणब दा आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहां वो स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। अपने विचार पुरुष के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस पार्टी सदमे में है। आरएसएस के सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने प्रणब दा के फैसले पर उंगली उठाने वालों को असहिष्णु और अलोकतांत्रिक करार दिया है। वैचारिक धुर विरोधी प्रणब को कार्यक्रम में न्योते पर आरएसएस के भीतर से विरोध की एक भी आवाज नहीं आई है, लेकिन विरोधी दलों से निकली आवाज ने राजनीतिक और वैचारिक जगत में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सहित विरोधी दलों के कई नेता पूर्व राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। कुछ ने उन्हें चिट्ठी लिखी, कुछ ने आरएसएस के कार्यक्रम में उन्हें क्या बोलना चाहिए इसकी नसीहत तक दी। और जिन नेताओं को आतंकवादियों से बातचीत पर ऐतराज नहीं, जिन नेताओं को पाकिस्तान से बातचीत पर ऐतराज नहीं, जिन नेताओं को अलगाववादी संगठनों से बातचीत पर ऐतराज नहीं, उन्हीं में से कई नेताओं को महामहिम के आरएसएस से संवाद पर ऐतराज है। आरएसएस का इतिहास देखें तो उनके कार्यक्रमों में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी से लेकर जेपी तक शामिल हो चुके हैं। लेकिन तुष्टीकरण वाली सियासी सोच आरएसएस को अछूत संस्था बनाए रखने पर आमादा है। इनकी दलील है कि कार्यक्रम में प्रणब दा के शामिल होने से आरएसएस को जैसे मान्यता मिल जाएगी। ऐसे लोगों को लगता है कि गांधी, पटेल और जेपी की तरह प्रणब दा का इस्तेमाल आरएसएस आने वाले वक्त में अपने पोस्टर बॉय के तौर पर कर सकता है। इस तरह की सोच पर कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या प्रणब दा के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का विरोध विपक्षी दलों की असहिष्णुता है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या विचारधारा में मतभेद पर अछूतों जैसा व्यवहार लोकतंत्र विरोधी नहीं है। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या वैचारिक मतभेद के बावजूद आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होकर प्रणब दा ने राहुल की कांग्रेस को सीख दे दी है। आरएसएस की शाखा दादा का दरबार, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। हैशटैग है आरएसएस संग प्रणब। जरूर देखिए घंटे की बहस, लेकिन पहले एक नजर दिन भर के इस अहम घटनाक्रम पर। मगर सही बात नहीं पढ़े, पढ़ाई करते आरएसएस की पढ़ाई है। उनके दिल में क्रोध डाल रखा है, गुस्सा डाल रखा है, नफरत डाल रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिस आरएसएस को नफरत की पाठशाला बता रहे हैं, आज की कांग्रेस के भीष्म पितामह माने जाने वाले प्रणब मुखर्जी कल उसी स्कूल में व्याख्यान देंगे। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयं सेवकों की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति के नागपुर दौरे पर पूरे देश की नजर है। इसलिए हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आरएसएस की शाखा दादा का दरबार। Nobody's invited me, but if somebody did, I wouldn't go. And you could say, well, you don't go because you feel very strongly about political division between the left and the right and so on. Maybe so. देखिए, संघ संवाद में विश्वास करता है। इसी कारण से संघ अपनी विचारधारा से मतांतर रखने वाले सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाता रहा है। इसकी लंबी श्रृंखला है और दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ संवाद करना लोकतंत्र की आत्मा होती है। अगर प्रणब दा इसको पहले ही ठुकरा देते, लेकिन अब वो प्रणब दा ने जब ये सोचा कि नहीं मैं जाऊंगा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब सारी नज़रें इसी पर लगी हुई हैं कि वो वहाँ क्या बोलेंगे। ये प्रणब मुखर्जी का कद है जिनके एक फैसले ने कांग्रेस से लेकर बीजेपी विरोधी ज्यादातर दलों को झकझोर कर रख दिया है।
बीजेपी और संघ को इस देश की समस्या बताने वालों की समस्या बड़ी है। प्रणब मुखर्जी मौजूदा दौर के गिनती के बचे हुए उन नेताओं में हैं जिन्हें कांग्रेस विचारधारा का चेहरा होने का रुतबा हासिल है। ऐसे कद्दावर नेता का कभी अछूत बना दी गई संस्था आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की मंजूरी से खलबली मची है। प्रणब के दौरे पर आपत्ति करने वालों को लेकर आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने अपनी राय एक लेख के जरिए जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि विरोध करने वाले लोग साम्यवाद के उन विचारों से प्रभावित हैं जो हिंसा और असहिष्णुता का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसका मतलब विरोध करने वालों का तानाशाह होना लगाया जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आने के बाद कांग्रेस की संस्कृति में फांसीवादी संस्कृति का आगमन हुआ है। फांसीवाद की एक विशेषता होती है, कहाँ बोलें, क्या बोलें, कैसे बोलें, ये फांसीवादी नेता निर्देशित करता है। कांग्रेस दो फाड़ है। विरोधी दल के नेता असमंजस में हैं। वो ये सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रणब आरएसएस के कार्यक्रम में क्या बोलें। उन्हें प्रणब के बोलने का भी इंतजार है ताकि अपना कहा वापस लेने की नौबत ना आ जाए। देखिए, वैद साहब जो भी कह रहे हैं उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, वो कोई कुछ भी कह सकते हैं। हमारा भी अधिकार है कि हम कुछ नहीं कहें इस विषय पर जब तक वो इवेंट ना हो और जब तक हम रिस्ट्रेन मेंटेन करेंगे इस विषय पर। और हम उसमें उन पर विश्वास करें कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के हक में नहीं बोलेंगे और सेक्युलरिज्म का जो उन्होंने पिछले पूरे जीवन भर में कार्य किया है उसको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाना। पूर्व राष्ट्रपति आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएं, इस तरह के बयान जयराम रमेश, पी चिदंबरम से लेकर शीला दीक्षित तक के आ चुके हैं। उन्हें क्या बोलना चाहिए, ये सुझाव भी विरोधी दलों के नेताओं ने दिए हैं। इस मुद्दे पर खुद प्रणब मुखर्जी ने एक अखबार से कहा, मुझे जो कहना है नागपुर में ही कहूंगा। मुझे कई तरह के पत्र और फोन कॉल आए हैं, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी उससे जुड़े बुद्धिजीवी प्रणब दा के भाषण का स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यह न सिर्फ प्रणब दा के प्रति अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक संस्कृति और लोकतांत्रिक मर्यादा पर एक बड़ा आघात है। हम तो पूछेंगे कि क्या प्रणब मुखर्जी का आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध तानाशाही रवैया है? मैं एक बार फिर अपने सवाल को दोहराता हूं। आपके जवाबों का हमको इस शो के दौरान लाइव इंतजार रहता है कि क्या प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध तानाशाही रवैया है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #RSS संघ प्रणब। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बड़ी चर्चा में बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो लोग खास मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराऊं। यह स्टूडियो में दो खास मेहमान। सबसे पहले प्रफुल्ल केतकर जी हैं जो एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के, स्वागत है आपका। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि CPI के नेता हैं, स्वागत है आपका। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अंसार रजा हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आज लखनऊ से हमारे साथ हैं। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ इस डिबेट में कुछ ही देर में बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और कल्कि पीठाधीश्वर के सर्वे सर्वा भी हैं। आप सबका स्वागत है इस डिबेट में। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल विवेक श्रीवास्तव आपसे है। आप और आपकी आला नेता, आपकी पार्टी के आला नेता, आपके लेफ्ट के आला नेता क्यों प्रणब दा का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप लोग संवाद के विरोधी हैं? देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को ये आज़ादी है, वो कहीं भी जाए, कोई भी फंक्शन अटेंड करे, कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, इसमें हम लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने जीवन भर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की मुखालिफत करी, बाद में देश के राष्ट्रपति बने। जीवन भर उन्होंने बोला कि इस देश के लिए एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, वो आरएसएस की है, वो सूटेबल नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के थ्रू इसी के लिए जीवन भर संघर्ष करा। अब एट द फैग एंड ऑफ द करियर आपको
क्या जरूरत पड़ी है? विवेक जी, आई हैव टू इंटरवीन हियर। या तो आपका होमवर्क ठीक नहीं है या मैं आपको करेक्ट करूं। जी, जब राष्ट्रपति बने प्रणब दा जी, तो सबसे पहले समर्थन दिया था शिवसेना ने। वही शिवसेना जो आपकी विचारधारा के घोर विपरीत है। राष्ट्रपति जब वो बने, मेरी बात पूरी नहीं हुई। राष्ट्रपति बनना अलग है। आज की तारीख में प्रणब दा पहले पॉलिटिकल शख्सियत है कि नहीं है? ए पॉलिटिकल शख्सियत अलग होता है। जीवन भर राष्ट्रपति तो किसी पार्टी का नहीं होता ना। देखिए, आप ही लोग कहते हैं राष्ट्रपति, स्पीकर और चेयरमैन को छोड़ देना चाहिए, फिर आज आप क्यों उनको कांग्रेस से जोड़ के देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की वजह से राष्ट्रपति बने। कांग्रेस खुद कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस नहीं राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, पर सीताराम येचुरी बोल रहे हैं, डी राजा बोल रहे हैं। भाई आप जो है किन कारणों की वजह से आज एक ऐसी आइडियोलॉजी, जब आप जीवन में कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, आप राजीव गांधी के बाद आए, आप बाकी पोजीशंस के ऊपर रहे, आप लड़ते रहे सोनिया गांधी के साथ। विवेक जी, आप अलगाववादियों से बात कर लेंगे, आप हम अलगाववादियों से बात नहीं करते, हम अलगाववादियों से बात नहीं करते, हम नक्सलाइट से बात नहीं करते। देश को दो-दो तीन-तीन बिल्कुल नहीं सर, प्रधानमंत्री वो उनका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है वो गलत है, वो सेक्युलर मॉडल नहीं है। ये आपकी सोच हो सकती है। एक झूठी इफ्तार पार्टी दे देने से आप सेक्युलर नहीं जाते हैं। आप उनकी वेबसाइट विजिट करिए, वेबसाइट में माइनॉरिटीज के बारे में क्या लिखा है लिखिए, पढ़िए पहले आरएसएस के बारे में। ऐसे तो मैं आपके बारे में बता दूं, अलगाववादी क्या बिल्कुल नहीं, हमने कोई अलगाववादियों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या होता है सीपीआई में? अलगाववादी नहीं है, लेफ्ट स्टैंड फॉर यूनाइटेड इंडिया। हमने देखा लेफ्ट कश्मीर को हिंदुस्तान का मानता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप आरएसएस की वेबसाइट को विजिट करिए, आप उसको विजिट करके देखिए। कन्हैया वाला माइनॉरिटी अलग है। कौन गया सपोर्ट कर रहे हैं जेएनयू में? कन्हैया को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है, बरी नहीं किया है, बेल पे रिहा है। बेशक उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। देशद्रोह के मुकदमे का कोई भी सबूत नहीं मिला है। आप लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बातचीत के हक में रहते हैं। आप लोग कश्मीर में कहते हैं कि हुर्रियत से बात करिए, अलगाववादियों से बात करिए। यहां आप आरएसएस की मुख्यालय जाने में दिक्कत है। आरएसएस का जो डेवलपमेंट मॉडल इस देश का है वो सेक्युलर नहीं है। आरएसएस को, आरएसएस के स्वयंसेवकों को इस देश ने स्वीकारा है, नहीं स्वीकारा है। इस देश के प्रधानमंत्री स्वयंसेवक 70 साल तक नकारने के राष्ट्रपति अगर एक बार आप आ गए हैं सत्ता में, इसका मतलब ये नहीं देश ने आपको स्वीकारा है। प्रफुल्ल केतकर सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पूरे विश्व भर में जिस विचारधारा को नकार चुका है और भारत के 0.2% लोगों के समर्थन पर जो आज विचारधारा सिमट गई है, वो आज डिफाइन कर रही है कि 2 कांग्रेसमैन कौन है। और कांग्रेस भी एक तरह से मुक रहकर उसको स्वीकार कर रही है, सपोर्ट ले रही है लोगों का। जब तक साम्यवाद का पिगी बैंक बनकर कांग्रेस चलती रहेगी, और ये अभी का नहीं है, इतिहास के ये हर पड़ाव पर दिखा है। देखिए, भारत में ये लेफ्ट राइट का जो डिवीजन है वही अव्यावहारिक है। भारत में 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक राष्ट्रीय है, दूसरी अराष्ट्रीय है। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं कह रहा हूं, अराष्ट्रीय है, जिसका मूल भारत के विरोध। परिभाषा भाई साहब, मैं आपके बीच में कोई टोका नहीं, मैंने राष्ट्रवाद की परिभाषा आप करेंगे। मैं राष्ट्रवाद को मानता ही नहीं हूं। राष्ट्रवाद क्या है? वाद आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए ये राष्ट्र है। राष्ट्रवाद देश के लिए अपवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद देश के लिए अपवाद है। आप तो राष्ट्र मानते ही नहीं है, आप तो वर्ग मानते हैं, आप तो वर्ग संघर्ष मानते हैं। क्यों बेकार में राष्ट्र पर बात कर रहे हैं? सुनिए, राष्ट्र पर बात करने का आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है, हम भी चुनाव लड़ते हैं। क्लास में सिमट कर रख दिया, आप क्लास पर बात कीजिए। क्लास है, आप विभाजन की बात जरूरी है, कोई जरूरी है कहते हैं। एक तरह क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। अब कास्ट पर लड़ रहे हैं, आज आप कास्ट पर लड़ रहे हैं, आप रिलीजन पर लड़ रहे हैं, आप जिहादियों के साथ लड़ रहे हैं, आप चर्च के साथ लड़ रहे हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, विश्व ने आपको नकार चुका है। विश्व में कहीं पे भी आपको स्वीकार्यता नहीं रही है। जहां पे भी आप रहे हैं, आपने हिंसा के आधार पर सत्ता कमा के रखी है। ये आपका परसेप्शन है। लोकतंत्र को गुजरात के अंदर मुसलमानों को बीजेपी ने मारा, हमने नहीं मारा। इस देश के अंदर दंगे आप करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे हैं। तो हम उस पे आंकड़े तो मैं बंगाल और केरल की भी दे सकता हूं, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। विचारधारा मत जाइए, आप प्रणब मुखर्जी पे आइए। अरे जो मुद्दा है आज का, आज ताकत कितनी है भारत में? स्टूडियो के बाहर बताइए। हम फिर आएंगे, अभी चिंता मत करो, आएंगे तो बताएंगे ना, करिए। लेकिन पूरे विश्व 4 साल रूल कर लेने से, 4 साल रूल करने से आजादी के बाद सवाल रूल का नहीं है, सवाल रूल का नहीं है, सवाल मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं संघ की बात कर रहा हूं। मैं सिंपल बात ये बता रहा था कि 2 तरह की विचारधारा है, राष्ट्रीय है, अराष्ट्रीय है। अराष्ट्रीय है मतलब जिसके मूल भारत के बाहर है, और वो उन चश्मों से भारत के चीजों को देखना चाहते हैं, इसलिए उनको संघ नहीं समझ में आता, संघ की विचार भी नहीं समझ में आते। लेफ्ट उसी में से हाँ, जब तक आप एक हिंदू राष्ट्र बनाओगे,
अगर आप एक हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो राष्ट्रवादी हैं। संघ ने कभी अगर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं बनाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी में लिखा है, आप आरएसएस की साइट विजिट करो। आप सुनिए मेरी बात, विवेक जी आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, विवेक जी आप हिंदू की बात करते हैं। अभी 3 दिन पहले सेक्युलर स्टेट होता है, सेक्युलर राष्ट्र नहीं होता। ये सेक्युलर कंट्री है, ये एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर ही बोल रहा हूं। इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र। हाउ यू आर कॉलिंग इट हिंदू राष्ट्र? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अटैक करेंगे, आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर अटैक नहीं करते सर। फ्रीडम ऑफ लाइफ पर भी अटैक कर रहे हैं कि यार फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को सबसे पहले बॉयकॉट किया तो कम्युनिस्टों ने किया। प्रभु जी एक मिनट, असहमति के विचारों के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने यूपीए के साथ सरकार चलाई है, बिल्कुल आप सरकार की मदद करते रहे वहां पर। यस, पूरे 5 साल मदद की आपने करी है। मैं आपसे जानना चाहता था एक सर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का, लेकिन आप तो कांग्रेस विरोधी रहे। नहीं, हम कांग्रेस का आज भी के साथ अगर विचार विमर्श नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर प्रणब दा को संघ मुख्यालय नहीं जाना इकोनॉमिक पॉलिसी तो प्रकाश करात को क्यों नहीं आज चौराहे पे लाके सवाल पूछने चाहिए? ठीक है, तो मुझे बोलने दीजिए, इसके 30 सेकंड बोलने दीजिए। 2 मेन मुद्दे हैं इस देश के अंदर, 2 मेन फैब्रिक्स हैं जिससे देश चल रहा है फिलहाल, जिसपे हमें क्वेश्चन करना चाहिए। वही लेफ्ट और राइट को परिभाषित करती है। क्या बात कर रहे हैं जनाब? आपने वीपी सिंह की सरकार चलाई, आपने लड़ाई के साथ वीपी सिंह की सरकार चलाई। आप अपॉर्चुनिस्ट हैं भाई, आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं। का विरोध करने वाले सबसे ज्यादा कोई नहीं है जनाब। आपने वीपी सिंह की सरकार चलाई, जिसकी मदद इधर से राइट कर रहा था, इधर से लेफ्ट कर रहा था। वो उस वक्त की जरूरत थी। क्यों? वो वक्त की जरूरत थी, वो जरूरत थी, बिल्कुल वो जरूरत थी, वो अपॉर्चुनिज्म नहीं था। वो अपॉर्चुनिज्म क्या नहीं था। बात कर रहे हैं? उस वक्त सत्ता के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज किया। अगर करनी होगी पड़े तो कहीं नहीं चले जाते। अगर हमें सत्ता चाहिए होती तो ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनते। वो तो आपकी पोलिट ब्यूरो की गाड़ी थी। नहीं, अगर सत्ता चाहिए होती तो ज्योति, बिल्कुल They don't believe in parliament. संसदीय लोकतंत्र में जो विश्वास ही नहीं करते। और आपका सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए। और लोग आपका सर्टिफिकेट गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार को तो बिल्कुल ही नहीं। अंसार रजा और शेष नारायण सिंह। पहले शेष जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। शेष जी, प्रणब दा इतिहास में एक नया चैप्टर लिखवाने जा रहे हैं। कल जब वो शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे आरएसएस मुख्यालय नागपुर में भाषण देंगे तृतीय वर्ग पास करने वाले स्वयंसेवकों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या यह विरोध जायज है लोकतंत्र में? क्या चर्चा संवाद के रास्ते बंद हो जाने चाहिए? नहीं, जो एक तो प्रणब मुखर्जी वहाँ जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी दी है, उनको देश में कहीं भी जाने की, एज ए सिटीजन, एज एक्स प्रेसिडेंट नहीं, और एज ए उनको स्पीच की फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको 19(1) में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 19(1) में वो उनको मिला है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार है वो विवेक श्रीवास्तव के पास भी है, सीताराम येचूरी के पास भी है, और जो इतने लोग उनका विरोध करें उनके पास भी वो अधिकार है, वो विरोध करें, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। डेमोक्रेसी का इथॉस यही है, वो बहुत ज़रूरी है। उनका भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा प्रफुल्ल जो है उनको हड़का रहे थे श्री विवेक श्रीवास्तव को कि आप अरे पूरा, अरे सेंटेंस तो पूरा करने दो यार। अरे पूरा सेंटेंस यही, आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को किल कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी जो है, अब हमारा जो आयरनी है मेरी लैंग्वेज की, उसको आपको किल करने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच में भाषा की अभिधा लक्षणा सारी शक्तियों को आप आनंदित होकर सुनिए प्रफुल्ल। तो ये मेरा आर्गूमेंट है कि उनके पास टोटल फ्रीडम है। जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन लिया है, कोई उनको बांध कर नहीं ले जा रहा है। लेकिन जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उस विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए कि भाई ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद जो जिससे सिंथेसिस निकलेगी, जो बाद में तय होगा। मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी ने वहाँ जाके बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक ऐसी बहस की शुरुआत कर दी है कि जिस पर कि आगे बात होगी। क्या शेष जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या ये कांग्रेस के मुंह पे तमाचा नहीं है? नहीं, तमाचा। वो कांग्रेस जो कहती है कि इस विचारधारा ने, जिस राहुल गांधी को मुकदमा झेलना पड़ रहा है, 12 तारीख को फिर उनकी पेशी है ठाणे में, भिवंडी में। कांग्रेस के क्या है भाई? वो कांग्रेस के अध्यक्ष है भाई, कांग्रेस के सर्वेसर्वा है वो। अरे प्रणब मुखर्जी ये कह रहे हैं कि विचारधारा ने गांधी की हत्या की। प्रणब मुखर्जी उस विचारधारा वाली संघ के पास, संगठन के पास
देश का पूर्व राष्ट्रपति अगर जाता है, जो कांग्रेस के वक्त में प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहा कई सालों तक, सवाल है कि तो कांग्रेस के लिए तो शर्मनाक स्थिति है। तभी डिबेट में आने से बच रहे हैं। प्रणब मुखर्जी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जाएंगे जहां जाएंगे। और दूसरा ये कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कोई बहुत वफादार नहीं रहे, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के पिताजी के खिलाफ, राहुल गांधी के पिताजी के खिलाफ बगावत करके उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी दिल्ली के मामले में। बगावत कह रहे हैं क्या? ये मुख्यालय जाना बगावत है? नहीं तो पार्टी कांग्रेस अपनी मूल पार्टी ये कह रहा हूं कि अरे बाबू मेरी बात तो सुनो, उन्होंने अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को तमाचा लगता है तो लगता रहे, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन असली बात यह है कि वो वहां जा रहे हैं, लेकिन उनका विरोध करने वालों को जो ये लोग दौंधिया रहे हैं, एक उनके आरएसएस के नेता का बयान आया है कि अनुशासनहीनता है उनका विरोध करना, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। हर आदमी को कहीं भी, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो मुझे कहने की फ्रीडम है। फिर मैं आ रहा हूँ। देखिए मेरा ना किसी को हड़काने का ये है, न किसी के विरोध को, विरोध करने का सबको अधिकार है। भाई आपने तो सवाल ये है, बोल दिया। मैंने और राष्ट्रीय का, आपको भाषा नहीं समझ में आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बार-बार अराष्ट्रीय का अर्थ होता है कि जिस विचारधारा के मूल भारत के बाहर हो। क्या भारत के बाहर लड़ते हैं जाकर के? भारत के बाहर विचारधारा के, वेस्ट बंगाल भारत के बाहर है। आपको राज्यसभा मैं वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली मैंने कहा भारत की परिभाषा आपको समझ में नहीं आती, आपसे समझने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। भारत है भाई, देश से केरल बाहर है इनके हिसाब से, ठीक है। उसमें दिख रहा है कैसे हिंसा की राजनीति बनती है, वहां पे दिख रहा है। बंगाल से बाहर हो गया, त्रिपुरा से बाहर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बंगाल और सालों के बाद राष्ट्रीय कैसे कह रहे हैं? दुनिया में खत्म हो जाएंगे और फिर स्टूडियो में बैठ के और 2019 तक वेट करिए, उसके बाद वक्तव्य दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं आप सबके पास लौटता हूं। आप सुधांशु जी भी आगे हैं मेरे साथ, प्रमोद कृष्णम भी मैं आता हूं। मोदी साहब को इस वक्त प्रणब दा की बैसाखी की जरूरत 2019 के लिए, ठीक है, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। जवाब देंगे उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन हेडलाइंस का वक्त है, हेडलाइंस देख लेते हैं। हम डिबेट में आगे बढ़े उसके पहले जनता के नतीजे देख लेते हैं, जो इस डिबेट को लाइव इस वक्त देख रहे हैं टीवी पर और अपने सोशल मीडिया साइट्स पर, कि क्या प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का विरोध तानाशाही रवैया है। हाँ कहने वाले 92% लोग हैं, 92%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी ज्यादातर लोग 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 87% लोग को लगता है कि ये तानाशाही रवैया जो इस पूरे का प्रणब दा का विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनके पास मैं नहीं आ पाया, कुछ तकनीकी वजह थी, लेकिन एक बार शुरुआत आप ही लोगों से करना चाहता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रमोद कृष्णम और अंसार रजा। अंसार रजा, पहले आप बताइए, प्रणब दा अराजनीतिक व्यक्ति अगर एक गैर राजनीतिक संस्था के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्यों विरोध होना चाहिए? अंसार रजा। पहली बात तो सुमित जी ये बात कहना छोड़ दीजिए कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है। उसका काम बगैर आरएसएस के नहीं चलता है। जितनी भी 4 साल में डिबेटें हुई हैं पॉलिटिकल, कोई भी चैनल बता दीजिए जिसपे आरएसएस का प्रवक्ता ना बैठा हो, हर मामले में वो आगे रहते हैं। तो अंसार रजा भी बैठा है। उनके अंसार जाने रजा से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? गरीब नवाज फाउंडेशन भी पॉलिटिकल पार्टी है? मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं है, नहीं समाजी पार्टी है, लेकिन वो पॉलिटिकल में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं। मैं वो कहना चाह रहा हूं। अब जहां तक सवाल है प्रणब दा का, उनके जाने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, सुन लीजिए। उनके जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आरएसएस को और बीजेपी को आज ये बताना चाहिए कि 2010 में यही प्रणब दा हैं जिन्होंने कहा था कि आरएसएस के तार आतंकवादियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस पर इनका क्या कहना है कि पहले वाले प्रणब दा अच्छे थे या आज वाले प्रणब दा अच्छे हैं? क्या इनके जाने से आरएसएस को क्लीन चिट मिल जाएगी? यही इनकी कोशिश मिल जाएगा उनको कि नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, यही इनकी कोशिश है, सबसे बड़ी पार्टी मिले, सबसे बड़ी अपने को सेक्युलर घोषित करें आरएसएस है। क्या प्रणब दा कल 6:30 बजे सर्टिफिकेट तक सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये पकड़िए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, क्या कोई सेकुलर पार्टी अपने ऊपर लगे आतंकवादी संगठन या आतंकवादियों की मदद करने वाले संगठन का तमगा हटाने के लिए प्रणब दा को बुलाया गया है? देखिए, मौलाना अंसार रजा ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इस प्रकार की भावना से विचार नहीं करता है। जब कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय आता है तो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव रहा हो, हम व्यक्ति को समुचित सम्मान देते। उदाहरण देता हूं, संघ पे आखिरी प्रतिबंध कब लगा? 1992 दिसंबर में। कौन प्रधानमंत्री था? नरसिम्हा राव जी। बाद के वर्षों में 93-94 में उनके संघ से संबंध इतने ज्यादा मधुर पाए गए कि कांग्रेस वाले लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चा में व्यंग में कहते थे कि भाऊराव देवरस से इतनी नजदीकी है नरसिम्हा राव जी की कि इनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। बताइए, जिसने प्रतिबंध लगाया, ये ठीक है कि वो प्रतिबंध जाकर कोर्ट में चारों खाने चित्त गिरा। अब मैं बताना चाहता हूं, कभी भी वैचारिक आधार पर कांग्रेस में भी पुरानी स्वस्थ परंपरा थी। महात्मा गांधी 1934 के वर्धा शिविर में संघ में गए, 1948 में डॉक्टर अंबेडकर गए, 1962 में हमारे सवाल का जवाब आना पंडित नेहरू जिन्होंने भयंकर प्रतिबंध लगाया था। हमने इतनी ज्यादा साथ दिया सरकार का कि उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। 1965 के युद्ध में गोलवलकर जी को, श्री गुरु जी को बुलाया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इंदिरा गांधी जी के जमाने में 1983 में मीनाक्षीपुरम की घटना, जब सैकड़ों दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह मुद्दे को उठाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और उनकी घर वापसी हुई। राजीव गांधी के समय में कहा जाता है कि वो देवरा बाबा से जाकर उन्होंने हस्तक्षेप करने की बात कही थी। नरसिम्हा राव जी का मैंने पहले उदाहरण दिया। सारी समस्या आई है सोनिया राहुल जी के युग आने के बाद। सारी समस्या मौलाना साहब आई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के युग के बाद, जब मौत से लेके का विषय आ गया तो घृणा और विद्वेष की राजनीति, राष्ट्रीय हित को तिलांजलि देकर। सर, उस वाजिब सवाल का जवाब तो दे दीजिए। हाँ बताइए, क्या सवाल? वही सवाल कि भाई 2010 में कुछ और था, वो बड़ा बच्चे की याद। 2010 में इन्हीं प्रणब दा ने कहा था कि आरएसएस के तार आतंकियों से मिलते दिख रहे हैं। अरे जवाब दिया तो सही, महात्मा गांधी से लेके सबके नाम गिरा दिए। करके क्या वो क्लीन चिट दे देंगे? अरे अंसार रजा साहब, मैंने पूरी रामायण गुजर गई, आप कह रहे हैं सीता ही कौन सुन नहीं पा रहे लगता। अरे मैंने बोला तो वो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने घनघोर प्रतिबंध लगाया, हमने उनका साथ दिया। आप गीत गा रहे हैं 62 के युद्ध के समय प्रमोद जी प्रमोद जी इमरजेंसी में उनका साथ दिया। वो नरसिम्हा राव जिन्होंने आरएसएस से प्रतिबंध लगाया, उनका साथ दिया। राष्ट्रीय हित की बात आती है। प्रमोद ज्वाइन ही कर ले आरएसएस। जी सुमित अवस्थी। प्रमोद जी एक मिनट विवेक जी, आपकी इजाजत से। प्रमोद जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? क्यों उसको अपनी राय नहीं बतानी चाहिए? क्यों खुला मंच छोड़ दिया गया है जयराम रमेश और रमेश चन्नीथला जैसे नेताओं के पास, चिदम्बरम जी के पास और सलमान खुर्शीद के पास कि प्रणबदा ना जाएं? सब फोन कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, मत जाइए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के औपचारिक प्रवक्ता नेता शांत बैठे हैं। ये क्या घपलेबाजी चल रही है पार्टी के अंदर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है मैं उस पर जवाब देने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा कि सुमित अवस्थी जी, प्रणब मुखर्जी ना तो कोई आतंकवादी हैं और नागपुर पाकिस्तान नहीं है, वो जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ये जो प्रणब मुखर्जी को बताइए, प्रणब चिदम्बरम जी को बताइए, सीताराम येचुरी जी को बताइए। सुमित अवस्थी जी, मुझे आपने बहुत देर बाद मौका दिया, मेरी भी बात सुन लो। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं कि प्रणब मुखर्जी का नागपुर जाना इतना सीधा भी नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी एक इतिहास की जो है गाथा लिखी जा रही है, जो बाद में पढ़ी जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये प्रणब मुखर्जी का आरएसएस के कार्यक्रम में जाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा जो आज तक आरएसएस को गांधी की हत्या से जोड़ते थे। तो उन कांग्रेस के नेताओं को बड़ा मुश्किल होगा जो ये कहते थे कि गांधी की हत्या करने वालों का साथ आरएसएस ने दिया। एक तो ये सवाल है। दूसरा, उन लोगों के लिए, सुधांशु जी बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा जो कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये दोनों बड़े ऊहापोह में हैं। अब सवाल उठता है कि प्रणब मुखर्जी क्या कांग्रेस के नेताओं की चिट्ठी लिखने से मान जाएंगे? नंबर एक। नंबर 2, इसमें राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को क्या कहना चाहिए, ये उनका अपना नजरिया है। लेकिन सच बात यह है कि प्रणब मुखर्जी नागपुर के कार्यक्रम में, आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर के एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्रणब मुखर्जी
कांग्रेस के मोहताज नहीं रह गए हैं और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के इशारों पर बड़े जो लोग विरोध कर रहे हैं वो असहिष्णुता नहीं दिखा रहे हैं, वो एक्ट वो अनुशासनहीनता नहीं दिखा रहे हैं, वो तानाशाही रवैया नहीं है। नहीं जो प्रणब दा के वहां जाने का इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। आपने बहुत ठीक बात की आचार्य जी कि नागपुर कोई पाकिस्तान नहीं है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर यहां के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले उन पे कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन प्रणब दा अगर नागपुर चले जाए आरएसएस के बुलावे पर तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये क्या हो रहा है सुमित अवस्थी जी, इससे एक सवाल, एक धर्म संकट उत्पन्न होगा। वो ये होगा कि कल को अगर आरएसएस की खिलाफत कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे तो वहां सवाल आप लोग खड़ा करेंगे कि भाई प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। तो एक बड़ा धर्म संकट इस देश की दोनों पार्टियों प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस में है नहीं, वो तो अपॉलिटिकल हो चुके हैं जो मैं समझता हूं। अब आप राष्ट्रपति बन गए, नॉन पॉलिटिकल मेरे ख्याल से आप हो सकते हैं, बाकी कोई है नहीं। नहीं, कम से कम देश के राष्ट्रपतियों को तो इससे दूर रखना नहीं, अब वो राष्ट्रपति थे पहले, ये अलग बात है। इस वक्त ये जो सवाल शेष नारायण सिंह आप क्या कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में? सुनिए आप राष्ट्रपति थे मतलब क्या? सबसे पहले आप सुनिए, पहले जो शेष नारायण सिंह जी का प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया। शेष नारायण सिंह जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने कि इतने सालों से क्या आपको कांग्रेस के नेताओं का सर्टिफिकेट चाहिए आरएसएस को? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्यों बुलाते हो? नहीं चाहिए। क्यों बुला रहे हैं फिर आप? क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आपके जैसे नहीं है, आपके जैसे नहीं है। इतिहास में दर्ज है लोकतंत्र नहीं है, कोई इनका क्रांति नहीं है। आप हिंसा के क्रांति में विश्वास नहीं करते, आप वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करते, आप नक्सलवादी विचारधारा पे विचार नहीं करते, आप आपके विचार के विरोधी कार्यकर्ता मैं एग्जांपल के साथ प्रभु जी एक मिनट नहीं मानते। सुधांशु जी मैं आता हूं। विवेक जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 3 साल पहले जी इन्हीं वैद्य साहब को बुलाया गया, दत्तात्रेय हौसबोले को बुलाया गया जी। वो लोग वहां जाते हैं, शिरकत करते हैं जयपुर लिट फेस्टिवल में जी। और कौन विरोध करता है, कौन बॉयकॉट करता है, कौन नाम वापस लेता है? नाम बताइए, सुनिए, नाम बताइए देश को। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सीताराम येचुरी दोनों ने विरोध किया, तो ये कौन है? कौन है? इसी वजह से साफ हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप कहना चाहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या सांस्कृतिक पार्टी, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, वो मंच पर नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। सुनिए, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, शेष नारायण जी सवाल खड़ा कर रहे थे, अंसारी साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, पॉलिटिकल किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई और है क्या देश में? किसी को आप जाएंगे? हाँ मैं जाऊंगा, बुलाओ। आप क्यों जा रहे हैं फिर? उनको क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों जा रहे हैं? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? अरे इनके जैसे ढोंगी लोग कोई नहीं है, विश्वास करते हैं, लोग सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे हैं, विरोधियों को मारते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे हैं। शेष जी मैं मुद्दा कहना चाहता हूँ, किसी भी सेक्युलर नेता को आरएसएस के इनका सेक्युलरिज्म से क्या मतलब है? शेष जी में विश्वास करते हैं। ये क्या मतलब है? आरएसएस में कोई भी जाए यार, आपसे क्या मतलब? वो क्या सेक्युलरिज्म पढ़ाएंगे? नहीं, हम ही सेक्युलर ऐसा है। मूल मुद्दा ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक के उद्घाटन में गई थी। बिल्कुल। और उस समय उस मंच पर आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भी उपस्थित थे। उस समय आपत्ति नहीं हुई कांग्रेस को। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कांग्रेस में भी एक राष्ट्रीय विचार ऐसा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लोकतांत्रिक इस परंपरा पर विश्वास मैं तो करता फिर था। कहता हूं, ये जो सोनिया राहुल वाली कांग्रेस है जो कम्युनिस्टों को पीठ पर लाद के भाग रही है ना, उसके कारण ये भ्रम फैल रहा है कि ये पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का नया कल्चर कांग्रेस में हमेशा था। और ये पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी कम्युनिस्टों के पिगी बैंक पे बैठने के लिए ये हमेशा था। आप इस देश को फांसीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। रास्ता खुल रहा है, फांसीवाद बातें कर रहे हैं। सुधांशु जी बात का जवाब सुधांशु जी पहले। श्रीवास्तव जी हमको भी तो बोल लेने दीजिए। देखिए मैं एक बात रखना चाहता हूं तथ्यात्मक। पहली बात, क्या कांग्रेस मानती है कि श्री प्रणब मुखर्जी महामहिम राष्ट्रपति रहने के बाद भी कांग्रेस के सदस्य हैं? यदि वह राष्ट्रपति रहने के बाद
एक अलग स्तर में आ गए हैं, तो क्या आप पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? दूसरा, यदि आप ये मानते हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं और एक पूर्व कांग्रेसी हैं, तो मैं ये कहूंगा वो आज की समकालीन राजनीति के सबसे वरिष्ठ, सबसे परिपक्व, सबसे विवेकशील और सबसे सम्मानित कांग्रेसी हैं। जब श्री राहुल गांधी जी शायद कक्षा 7 या 8 में पढ़ रहे होंगे, 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी जी प्रधानमंत्री बनने के वाले थे। यह सब हम लोगों ने बचपन में सुना है। राजीव गांधी जी प्रणब मुखर्जी जी को अंकल कह के संबोधित किया करते थे, ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने बताया। तो यह बता दें, क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी जी का विवेक और परिपक्वता और समझदारी और अनुभव प्रणब मुखर्जी जी से ज्यादा है? दूसरा, प्रणब मुखर्जी जी ने तो अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसकी की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी, विमोचन के समय मनमोहन सिंह जी उपस्थित थे कि जब शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी हुई दिवाली के समय, तो उन्होंने कहा कि मैंने कैबिनेट के अंदर कहा कि क्या ऐसे दोहरे मापदंड सिर्फ हिंदू संतों के लिए रहेंगे? उन्होंने लिखा है कि क्या यह सरकार हिम्मत कर सकती कि ईद के दिन किसी मौलवी को गिरफ्तार कर ले? अब बताइए, शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी पे उनका यह विचार था, और जो बाहर धरना हुआ था महत्व के मुद्दों के ऊपर। विवेक जी मैं आप लोगों की इजाजत से आप लोगों को एक और बड़ा खुलासा है, लेकिन सेगमेंट के अगले हिस्से में जरूर बने रहिए हमारे साथ। तुरंत हाजिर होते हैं तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले नतीजे देखते हैं। जनता क्या कह रही है जो इस डिबेट को लाइव देख रही है? क्या प्रणब दा के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का विरोध तानाशाही रवैया है? हाँ कहने वाले अब 93% पे आ गए, 93%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी ज्यादातर लोग 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ ये तानाशाही रवैया है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं प्रमोद कृष्णम और अंसार रजा के पास जाऊं। प्रमोद जी, मैं ये बताना चाहता हूं, अभी अभी शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने ट्वीट्स किए हैं कुछ, जो प्रणब दा की बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस में पदभार भी रखती हैं। वो ये कमेंट करती हैं, जो मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं, अपने फादर को टैग करते हुए, हाउ @citizen मुखर्जी, जो उनका है प्रणब दा का ट्विटर हैंडल है, होप नाउ रियलाइजेज फ्रॉम टुडेज इंसिडेंट हाउ बीजेपी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑपरेट्स. Even RSS would not believe that you are going to endorse its views in your speech, but the speech will be forgotten, visuals will remain and those will be circulated with fake statements. आज की तारीख में भी शर्मिष्ठा मुखर्जी को ये लगता है कि ये जो घटना है, इसकी जो तस्वीरें हैं, इसका इस्तेमाल बीजेपी और संघ आने वाले दिनों में करता रहेगा। यही हम आपसे कह रहे थे कि ये प्रणब मुखर्जी की बैसाखी है मोदी के लिए। भाई तो प्रणब मुखर्जी कहे ना वहां पे। हाँ, वो तो ये तो प्रणब हमसे अधिक समझदार है कि आप समझदार हैं। एक सर्टिफिकेट प्रणब का समझदार है कि लोकतंत्र क्या कह रहे हो आप? बात पे आओ ना। आप प्रणब दा को क्यों बुला रहे हो? एक मिनट, बाहर के लोग भी आ जाए। बाहर के मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी आई थी तो सेक्युलर हो गए थे। बाहर के अरे आप प्रमोद कृष्ण विश्वास रखने वाले लोग प्रमोद जी, विवेक जी, एक मिनट। प्रमोद कृष्ण बाहर के पैनलिस्ट भी है डिबेट में। प्रमोद जी, क्या मतलब निकाला जाए? क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी का दबाव है या अपने पिता के साथ प्रेम कम है? देखिए सुमित अवस्थी जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मुकुल वासनिक जी, जयराम रमेश जी का कहना और चिट्ठी लिखना, ये कांग्रेस के लिए आपने कहा भी ये तानाशाही रवैया है। अगर राहुल गांधी कहते भी आप नहीं जाएंगे तब माना जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुकुल वासनिक और जयराम रमेश की नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में है। अगर राहुल गांधी कहेंगे तब उस पर कोई बात आनी चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है, सुधांशु जी को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी के लिए एक मुसीबत पैदा करने की कोशिश की गई है, जो राहुल गांधी को फेस करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। तीसरी बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये कोई नॉन पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये पूरी 100% पॉलिटिकल विजिट है और इस पॉलिटिकल विजिट के आगे देखने को आपको परिणाम नजर आएंगे। ये पॉलिटिकल विजिट है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और अगले प्रधानमंत्री होने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उसके सामने एक नया मुसीबत और नया एक बवाल खड़ा किया गया है, जिसमें बीजेपी लगभग सफल हुई है। सुधांशु जी, प्रमोद कृष्णम बधाई दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कई बार क्या होता है कि राष्ट्रभक्त, विवेकशील, समझदार,
माता पिता के पुत्र और पुत्री अलग लाइन ले लेते हैं, उसमें कौन सी बात है। राजमाता सिंधिया जी पूरी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ थी और माधवराव जी कांग्रेस के साथ चले गए थे। आप याद करिए, सोमनाथ चटर्जी के पिताजी हिंदू महासभा में थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। तो अगर आज शर्मिष्ठा जी ये बोल रही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसका निहितार्थ क्या है मुझे लगता है इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा एक लाइटर नोट के ऊपर। सुनिए, एक हिंदी में कहावत है, सुनिए आचार्य जी, आचार्य जी हिंदी में कहावत होती है, आप सबने सुनी होगी कि बापे पूत पढ़ावे 16 दूनी 8। यानी अगर संतान माता पिता को पढ़ाना शुरू करे तो वो 16 दूनी 8 यानी 16 into 2 8 ही पढ़ाती है। इसलिए उस चीज को उसी स्तर पर लेकर विचार करना चाहिए, बहुत गंभीरता से उसको नहीं लेना। अंसार रजा, इन कथित सेक्युलर ताकतों की लड़ाई इस चुनावी साल में, इस कल होने वाले इवेंट के चक्कर में कमजोर पड़ेगी क्या? जो एक नया फोरम बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी सारी हवा प्रणब दा ने निकाली। सुमित जी, एक कथित सेकुलर तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ प्रणब मुखर्जी की बेटी का ट्वीट हमारी समझ में आया। जिस बात का शक मैंने जाहिर किया था, और हो सकता है कि आपके चैनल को वो देख रही हो, वो बात उन तक पहुंच गई हो कि आने वाले वक्त में प्रणब मुखर्जी को इस्तेमाल करेगी आरएसएस के देखो हमारे यहाँ इतना बड़ा कद्दावर लीडर आ चुका है, अब हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। अब जहां तक सवाल कथित का 2019 की तैयारी तो 2019 इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी। अच्छा मुझे बताइए, मुझे बताइए, अंसार रजा, क्या आरएसएस ने, क्या बीजेपी ने इंदिरा गांधी का इस्तेमाल किया? क्या लाल बहादुर शास्त्री का इस्तेमाल किया? क्या सरदार पटेल का इस्तेमाल किया? आज तक अपने आप को सेकुलर दिखाने में कोशिश करी और फेल। क्यों? क्या ये सब प्रणब दा से छोटे नेता थे? कोशिश करके ये फेल। अंसार रजा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं है, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस बाप की मुझे आपकी सोच पे तरस आ रहा है अंसार रजा। देश की दो धुर विरोधी विचारधाराएं एक जगह इकट्ठी होती है, तो आपको इस बात की चिंता है कि एक विचारधारा एक को पोस्टर बोर्ड बनाएगी, ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी अपना? नहीं, गलत है ये, गलत है ये। जब लेफ्ट कांग्रेस के साथ सरकार बना सकती है, जब लेफ्ट और ममता बनर्जी एक साथ खड़े हो सकते हैं बैंगलोर में, नहीं आप हैं, आप हैं, सीधे ममता बनर्जी के साथ फिर लड़ सकते हैं। गलत नहीं है ये, गलत है। आप करें तो सब ठीक, विरोधी करें तो सब गलत। इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, देश को बाहर डालेंगे आप लोग। प्रफुल्ल जी धन्यवाद। विवेक जी ने कह दिया कि और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, एक कट्टरवादी कोई फायदा नहीं होने वाला। संघ एक कट्टर 2019 फिर हारेंगे, संगठन ये भी सुन लीजिए। इस राष्ट्र का मूल विचार जो है कोई नहीं वो है। सारे पंथों का सम्मान करता है, सारे रास्तों को सम्मान मानता है, सारे रास्तों का सम्मान करता है। कम्युनिस्ट विचारधारा है ही ये सेक्युलर स्टेट है, ये सेक्युलर स्टेट है, ये सेक्युलर स्टेट है। समझ में आता है? कम्युनिस्टों को नहीं आएगा, कम्युनिस्टों को नहीं आएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि वो सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान करते हैं, उनके पुरखे इसी सिविलाइजेशन के हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हिंसक है, आप असहिष्णु है, इसलिए कांग्रेस को सेक्युलर स्टेट है, स्टेट सेक्युलर होता है, स्टेट सेक्युलर होता है। किसी को भी असहिष्णु बनने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की बात सुने, ये लोकतांत्रिक देश है। मैं आखिर में जाना चाहूंगा शेष जी, आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन जरूर जानना चाहूंगा इस घटनाक्रम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के उग्र विचारों का इस्तेमाल, ये कहां तक जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शर्मिष्ठा ने जो भाषा उनकी बेटी ने जो किया, वही भाषा, वही डेमोक्रेटिक भाषा है, वो होनी चाहिए। उसके अलावा मारकाट की जो भाषा ये दोनों लड़के कर रहे हैं, विवेक और प्रफुल्ल, ये बिल्कुल गलत भाषा है, मारपीट नहीं करनी चाहिए। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो बात कही है वो बात दमदार है, और बधाई हो सुधांशु और प्रफुल्ल, आपने बाप बेटी में ही झगड़ा कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। मुबारक हो, यही आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कांग्रेसी। बिल्कुल तो आप
मैंने तो ये बात नहीं, मैं डिफर करूंगा आपसे, मैं डिफर करूंगा शेष जी आपसे। अगर आप चुहलबाजी कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप सीरियस है तो मैं डिफर करूंगा। बाबा साहब आंबेडकर बात कही आखिरी 10 सेकंड कि लोकतंत्र में ना सोशल अनटचेबिलिटी चल सकती है ना पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी चलती है। नागपुर की प्रणव दा की विजिट का ये मैसेज है, ये मैसेज है। किसी ने अनटचेबल नहीं किया, किसी ने अनटचेबल नहीं किया। विवेक जी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हो वीपी सिंह की, क्या बात कर रहे? इतिहास में है 89 में क्या हुआ था? अरे बाप रे, झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं विवेक जी। आज क्या हो गया आज आपको विवेक जी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के केस में कंडीशंस अलग थी। अरे क्या बात, आप हिस्ट्री को वक्त की कमी है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कल एक इतिहास लिखा जाने वाला है और इस इतिहास को आप अपने घर बैठकर हमारे चैनल न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए लाइव देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल सब मेहमानों का शुक्रिया।